मैंने आप लोगों को सिलेबस भेज दिया था। जनसंख्या वाले टॉपिक से जो सवाल पूछे गए थे वो सेंड कर दिए थे। और कल हम लोगों ने दो सवालों को किया था। पहला सवाल किया था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा सवाल किया था जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। कल केवल दो ही सवालों को किया था। आज हम लोग तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल है कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। और लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था कि जनसंख्या विस्फोट के 5 नकारात्मक प्रभाव बताएं। और कल के लेक्चर में आप लोगों ने जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पढ़ा था, जहां पर आप लोगों ने इस बात को समझा था कि उस सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या है वो आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत 3 चरणों में जनसंख्या के विकास को दर्शाता है, जिसमें से पहला चरण था कि जहां पर समाज कृषि आधारित होता है, पिछड़ा हुआ होता है, जहां समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। ज्यादा लोग पैदा होते हैं तो ज्यादा लोग ही मरते हैं। दूसरे चरण में समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा होता है। कृषि के साथ साथ उद्योग व सेवा क्षेत्र हमारे सामने आते हैं। और यहाँ पर जन्म दर तो उच्च ही रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर है, मरने की दर है, वो निम्न हो जाती है। निम्न होने का मतलब है कि पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, जिसके कारण लोग ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, यानी जो जीवन प्रत्याशा की आयु है वो बढ़ती है। लेकिन जहां तक जन्म दर की बात है, पैदा होने वाले बच्चों की संख्या है, उसमें कटौती नहीं आती, क्योंकि समाज का ढांचा अभी भी रूढ़िवादिता पर आधारित होता है। और ये दूसरा चरण ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या संक्रमण का दूसरा चरण मानी जाती है, जो कि आप लोगों ने कल पढ़ा था। इसके अंतर्गत कोई देश विकास की तरफ पहले चरण से दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ता है। पहले चरण से दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ने का मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है, जिसके कारण मरने वाले लोगों की संख्या कम होती है। लेकिन समाज की सोच नहीं बदलती, समाज का ढांचा नहीं बदलता, जिसके कारण बच्चों के पैदा होने में गिरावट नहीं आती। भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है। हालांकि पूरी दुनिया में 1930 से लेकर 1970 का समय 50 साल जनसंख्या विस्फोट के माने जाते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में 1950 से लेकर 1970 का जो काल है वो जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है। अर्थात इस समय जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर निम्न थी। एक ऐसी परिस्थिति उस समय पैदा हुई थी कि जहां पर पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम थी। और इस परिस्थिति को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। तो अगर मान लीजिए कि आपसे 3 नंबर में सवाल पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी स्थिति है जहां पर उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। भारत के संदर्भ में 1950 से लेकर 1970 का जो दशक है, ये 20 साल
ये जनसंख्या विस्फोट का काल माने जाते हैं। ये तो शायद समझ में आया होगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। अब हमें समझना है कि अगर जनसंख्या का विस्फोट होता है तो उससे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा जनसंख्या विस्फोट से। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष की। पहला, कृषि की दशा में सुधार होने लगता है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का जो समय है वो जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का दूसरा चरण है। जब कृषि आधारित समाज धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जहां पर उद्योगों की स्थापना हो रही है और उद्योग के माध्यम से कृषि में भी सुधार हो रहा है, तो पहला इंपैक्ट ये पड़ता है जनसंख्या विस्फोट का कि इससे एग्रीकल्चर की कंडीशन में सुधार होता है। दूसरा, कृषि में यंत्रीकरण की शुरुआत आने से उत्पादन बढ़ने लगता है, यानी एग्रीकल्चर के अंदर मशीनों का उपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दूसरे चरण में उद्योगों की स्थापना होने लगती है और उद्योगों के माध्यम से मशीनों का निर्माण होता है, और मशीनों का जब एग्रीकल्चर में उपयोग किया जाता है तो एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ने लगता है। तीसरा, उद्योगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। उद्योगों के विकास प्रारंभ होने का मतलब कि अब दूसरे चरण में कृषि पर तो बल है, लेकिन कृषि के साथ साथ धीरे धीरे उद्योगों की भी स्थापना होने लगती है। परिवहन साधनों का विकास होने लगता है, क्योंकि दूसरे चरण में उद्योगों के साथ साथ सेवा क्षेत्र भी आता है। उद्योगों की स्थापना होगी तो मशीनों की स्थापना भी होगी, मशीनों का निर्माण भी होगा, और जिससे परिवहन के क्षेत्र में सुधार होता है। पांचवा, श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगती है। पहले सारा का सारा लेबर एग्रीकल्चर में था, लेकिन अब लेबर उद्योगों में भी काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगती है। पहले सारा का सारा जो श्रमिक वर्ग था वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था, लेकिन अब क्योंकि उद्योगों का विकास हो रहा है, सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है, इसलिए अब श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगी है। अब श्रम एग्रीकल्चर में भी है, इंडस्ट्री में भी है, सर्विस सेक्टर में भी काम करता है। शिक्षा का विस्तार होने लगता है। शिक्षा के विस्तार होने का मतलब कि अब सेवा क्षेत्र का विकास होगा, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी। हालांकि जन्म दर में गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि समाज का ढांचा अभी भी रूढ़िवादिता पर आधारित है। मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, एजुकेशन, लोग अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होने लगती हैं, इसीलिए मृत्यु दर भी नीचे आती है और रहन सहन का स्तर भी बढ़ने लगता है। लोग अपना जीवन स्तर बेहतर बनाते हैं। तो जब आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक प्रभाव बताएं या जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक प्रभाव बताएं, नकारात्मक प्रभाव बताने फिर भी आसान है, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी और वो भी बहुत तेजी से होगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये तो लिखना फिर भी बहुत आसान है। लेकिन जनसंख्या के विस्फोट होने से सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ता है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, जिसमें 3 चरण बताए गए थे और तीनों चरण कल मैंने आप लोगों को लिखवाए भी थे। अगर आप जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत समझ पाए तब आप जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक प्रभावों को समझ सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के दूसरे चरण को दर्शाता है। और दूसरे चरण का मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ साथ उद्योगों की स्थापना होती है, एग्रीकल्चर के साथ साथ सेवा क्षेत्र पर बल दिया जाता है। उद्योगों की स्थापना होगी तो कृषि में मशीनों का उपयोग होगा,
परिवहन के साधनों का उपयोग होगा, उद्योगों की सेवा क्षेत्र की स्थापना होगी, तो शिक्षा का विस्तार होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, और जिसके कारण ये सकारात्मक प्रभाव जनसंख्या विस्फोट के पड़ते हैं। अगर हम नकारात्मक प्रभावों की बात करें, ये तो मृत्यु दर तेजी से घटने लगती है। सामान्य सी बात है कि अगर, एक मिनट रुकिएगा मनीष, अगर सामान्य सी बात है कि अगर जनसंख्या का विस्फोट होता है तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब जन्म दर का उच्च रहना और मृत्यु दर का निम्न हो जाना। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तो मृत्यु दर में गिरावट आएगी। एक मिनट दीजिए। हाँ मनीष बताओ। मनीष कुछ पूछना चाह रहे थे? यस सर। हाँ बताओ। सर जी, कृषि में यांत्रिकरण आएगा तो उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो सर वो तो नेगेटिव इफेक्ट होगा ना उससे। देखो, कृषि में यंत्रीकरण आने से जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्किल लेबर होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा कृषि में यंत्रों का उपयोग होने से बेरोजगारी में वृद्धि हो। हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी में जो लोग, जिनके पास कौशल नहीं है, मशीनों को जानने का कौशल नहीं है, उनकी बेरोजगारी में वृद्धि होगी। लेकिन मशीनों का उपयोग करने के लिए लोगों में मशीनों का ज्ञान, उसका कौशल होना भी जरूरी होता है। हाँ ये जरूर है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का सकारात्मक प्रभाव, तब हम उसके किंतु परंतु की बात नहीं करेंगे। हाँ, जब हम नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी की दर में वृद्धि होगी, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जन्म लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, मरने वाले लोगों की संख्या कम है। अगर ऐसा होगा तो मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है, चाहे वो खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, या वो किसी भी संदर्भ में हो, डिमांड एंड सप्लाई का, उसमें असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन पैदा होगा तो बेरोजगारी भी आएगी, खाद्यान्न की समस्या भी आएगी। जहां एक और हम कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट का सकारात्मक प्रभाव में कृषि में मशीनों का उपयोग होने से उत्पादन बढ़ेगा, और वहीं जनसंख्या के विस्फोट के नकारात्मक प्रभाव में हम लोग पढ़ेंगे कि इससे मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर भी दिक्कत पैदा होगी। तो निर्भर करेगा ये देश पर कि देश अपनी जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उसको कैसे हैंडल करता है। अगर माल्थस के अनुसार देखोगे तो माल्थस तो कहेगा कि जनसंख्या को कंट्रोल करो, लेकिन वो तो एक निराशावादी सिद्धांत है। आधुनिक सिद्धांत ये मानते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करना एक हद तक ही संभव है। आपको उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक भी हैं, और कुछ सकारात्मक पक्ष जो देश पर निर्भर करेंगे, नकारात्मक पक्ष भी अलग अलग देशों पर निर्भर करेंगे। भारत में भी जब 1950 से लेकर 1970 के दशक में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो भारत में खाद्यान्न आपूर्ति की दिक्कतें हुई थी, चैलेंज आए थे, लेकिन हमने उस समय हरित क्रांति भी की थी, उत्पादन को बढ़ाया भी था मशीनों के उपयोग के माध्यम से। तो दोनों चीजें हैं। सर, हाँ इसके जी, प्लस पॉइंट के रूप में कहा जा सकता है कि एक मार्केट भी जनरेट होगा, मार्केट भी मिलेगा, ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो सकारात्मक प्रभाव मैंने बताए या जो नकारात्मक प्रभाव मैंने बताए, जनसंख्या विस्फोट का केवल वही सकारात्मक प्रभाव है या वही केवल नकारात्मक प्रभाव है। मेरे अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इस तरीके से प्रभाव पड़ना चाहिए कि अगर कोई समाज कृषि आधारित के साथ साथ उद्योगों पर बल दे रहा है, तो उद्योगों के पर बल देने से
कृषि में मशीनों का उपयोग होगा, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो परिवहन के साधन और उद्योगों का भी विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का विकास भी होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तो मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। तो एक सीक्वेंस पैदा होता है। जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक पक्ष की बात करें तो सबसे पहला नकारात्मक पक्ष है सामाजिक सोच में परिवर्तन नहीं आता। हम लोग कृषि से उद्योग की ओर बढ़ तो रहे हैं, समाज जहां पहले पिछड़ा हुआ था अब विकसित हो रहा है, लेकिन लोगों की जो सामाजिक सोच है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, आज भी नहीं परिवर्तन हो पा रहा। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि का कारण समाज की सोच भी तो है, जहां पर हमारे समाज में आज भी एक लड़के की चाह में, एक लड़के की इच्छा में कई लड़कियों को जन्म दिया जाता है। तो समाज की सोच है, क्योंकि समाज धर्म पर आधारित होता है और धर्म में लड़के को लेकर, पुत्र को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो समाज की सोच में परिवर्तन नहीं आता, जिससे जनसंख्या में जो जन्म दर है उसमें गिरावट नहीं आती। परिवार नियोजन के विषय में धार्मिक अंधविश्वास बना रहता है, लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, ये तो ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का फल है, धड़ाधड़ बच्चे किए जा रहे हैं। मतलब वो समाज ऐसा होता है कि जहां पर समाज रूढ़िवादिता पर आधारित है, फैमिली प्लानिंग पर बल नहीं है, अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का उतना विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती और कुल मिलाकर वो धार्मिक अंधविश्वास बने रहते हैं। पुत्र की कामना में कई पुत्रियों को जन्म दिया जाता है। मृत्यु दर में कमी आती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा तो मृत्यु दर में कमी आएगी, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं आती, जन्म दर बढ़ती रहती है। अगर मृत्यु दर में कमी नहीं होगी, मृत्यु दर में कमी होगी यानी मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी, पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसका परिणाम जनसंख्या वृद्धि के रूप में हमारे सामने आएगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब पॉपुलेशन में अगर ग्रोथ होगा, मरने वाले लोगों की संख्या कम होगी, पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो इससे अर्थव्यवस्था के मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपूर्ति ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मांग ज्यादा है, लेकिन उत्पादन की भी एक सीमा होती है, एक हद से ज्यादा आप उत्पादन नहीं कर सकते। जब आप जमीन से, भूमि से ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करते हैं तब आपको भूमि में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ता है, और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा उपयोग करने के कारण जो जमीन है, भूमि है, उसकी फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता में कमी आने लगती है और आगे चलकर धीरे धीरे होकर उत्पादन गिरने भी लगता है। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे रहता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे होगी? ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा उत्पादन की गतिविधियों में भाग लिया जाएगा, नेशनल इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है, बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, काम बहुत कम है, तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ावा नहीं हो पाता। इसके अलावा जन सामान्य के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में या किसी भी देश में भूभाग तो सीमित है। आप जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, भूभाग नहीं बढ़ा सकते। भारत का जो क्षेत्रफल है क्या आप उसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए फिर आपको दूसरे देश पर युद्ध करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा, तभी आप उसका विस्तार कर सकते हैं। तो प्रत्येक देश के पास एक निश्चित भूभाग भी होता है और उस निश्चित भूभाग में एक निश्चित मात्रा में ही प्राकृतिक संसाधन होते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो हमारे वृक्ष हो। लेकिन औद्योगिकरण की चाह में
हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोते जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का कम होना वर्तमान पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन भविष्य की पीढ़ी को समझना पड़ेगा, भुगतना भी पड़ेगा। और इसीलिए भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को अपनाया जाता है। आज हम लोग बहुत अनदेखी कर देते हैं हमारे प्राकृतिक संसाधनों को, उसका विनाश करने में, जल का दुरुपयोग करने में। लेकिन आने वाले 2040 तक भारत में भी जल संसाधनों की बहुत कमी हो जाएगी। भूमिगत जल में तो गिरावट हो ही गई है, और आने वाले समय में पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि वो बात अलग है कि विज्ञान शायद इतनी तरक्की कर ले कि समुद्र का जो पानी है उसको बेहतर तरीके से उपयोग करने योग्य बना ले, क्योंकि वर्षा का पानी तो एक तरीके से निकल जाता है सारा का सारा। चलो इस सवाल को करते हैं। हाँ वैभव। सर आपने बोला राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे रहता है, ये पॉइंट एक बार समझा दीजिए। क्या अभी 2-3 दिन पहले अखबार में कोई खबर ऐसी पड़ी कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन इकोनॉमी वाली होने वाली है? पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन क्या भारत में बेरोजगारी कम हो रही है? बेरोजगारी बढ़ नहीं गई है। सर। रोजगार लोगों का छीना गया है, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ रही है। एमपीपीएससी की हालत तो किसी से छुपी नहीं है। 2000 मेरे ख्याल से 18 की भर्ती हुई थी, और आज जी 2022 चल रहा है। 2019 की भर्ती पूरी नहीं हुई। 2020 का मेंस हो गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा। 2021 के प्री का रिजल्ट का ठिकाना नहीं है अभी। 2022 का प्री कब होगा ये भी भगवान के मतलब क्या पता किसके हाथों में है। तो एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की होने वाली है, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। जनसंख्या का विस्फोट होने से राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि होती है? क्योंकि कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास होता है। उद्योगों का विकास होने का मतलब है कि उत्पादन की गतिविधियां बढ़ेंगी, ज्यादा उत्पादन होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के नेशनल इनकम को लाभ होगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ गया। लोग ज्यादा हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन खाद्यान्न कम है, रोजगार कम है, और जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाती। नेशनल इनकम बढ़ती रहेगी। नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। जी सर। ठीक, लिखिएगा पहला सवाल, जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, मतलब 3 नंबर में। लिखिएगा जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है, जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है। जयदीप तुम्हारा कैमरा ऑफ है। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जिसमें उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जिसमें उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर होती है। पूर्ण विराम। भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय, भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय प्रिंस तुम्हारा कैमरा ऑफ है।
भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है। ठीक, अब हेडिंग बनाइएगा अगला, जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष। जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष, 5-5 पॉइंट लिखेंगे। हालांकि पिछली बार ही आया है, रिपीट होना तो बड़ा मुश्किल होता है अगले ही साल, लेकिन फिर भी लिखो। सकारात्मक पक्ष पहला। सर हाँ जी, लीजिए बस। गोपाल कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, मेरा नेटवर्क वीक है तो लास्ट लाइन बस बोल दीजिए। ठीक है। भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय, भारत के इतिहास में 1950 से 1970 का समय जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। ठीक, अगला सवाल लिखिएगा, जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष। जनसंख्या विस्फोट के सकारात्मक पक्ष पहला, कृषि में मशीनों का उपयोग होने से, कृषि में मशीनों का उपयोग होने से उत्पादन बढ़ने लगता है। कृषि में मशीनों का उपयोग होने से उत्पादन बढ़ने लगता है। दूसरा, उद्योगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। उद्योगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, परिवहन साधनों का विकास होने लगता है। परिवहन साधनों का विकास होने लगता है। चौथा, श्रम की गतिशीलता, श्रम की गतिशीलता बढ़ने लगती है। पांचवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होने लगती हैं, जिससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होने लगती हैं, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आती है, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आती है। नकारात्मक पक्ष में लिखिएगा। सर जी अगला, चिकित्सा आगम है। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने लगता है, या फिर चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होने लगती हैं, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आने लगती है। अगला हेडिंग बनाइएगा, जनसंख्या विस्फोट का नकारात्मक पक्ष। जनसंख्या विस्फोट का नकारात्मक पक्ष। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा, समाज का ढांचा रूढ़िवादिता पर आधारित रहता है। समाज का ढांचा रूढ़िवादिता पर आधारित रहता है। दूसरा, परिवार नियोजन के विषय में
धार्मिक अंधविश्वास बना रहता है। परिवार नियोजन के विषय में धार्मिक अंधविश्वास बना रहता है। आज भी है लोगों को, मतलब समाज में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि आज भी लोग फैमिली प्लानिंग पर बल नहीं देते। वो आज भी ये मानते हैं कि संतान की उत्पत्ति होना ईश्वर का आशीर्वाद है। वो इस बात को अभी भी नहीं मानते कि अब वो बात नहीं है कि आपके पास उतने संसाधन हैं कि आप अपने उन सभी बच्चों का पालन पोषण कर पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें हैं आज भी, ऐसा नहीं कि नगरीय क्षेत्रों में नहीं है। नगरीय क्षेत्रों की तुलना में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में फैमिली प्लानिंग पर, परिवार नियोजन पर उतना बल नहीं दिया जाता। अंधविश्वास आज भी है लेकिन कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा था। तीसरा, जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि। जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चौथा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे रहता है। मतलब कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ती जितनी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचे रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसके कंपैरिजन में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है। और लास्ट पॉइंट, जन सामान्य के जीवन स्तर में, जन सामान्य के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं होता। जन सामान्य के जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं होता। चलो अगला कंसेप्ट समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। आप में से ही कोई बताए कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। हाँ पीयूष बताओ। तो जनसंख्या वृद्धि से सीधा तात्पर्य जनसंख्या का इतनी तीव्र गति से बढ़ जाना कि उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध सुविधाओं की कमी हो जाना। मतलब कुल मिलाकर जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर, जनसंख्या वृद्धि के पीछे से सबसे पहला कारण तो ये होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी और 21 वर्ष से कम उम्र में लड़कों की शादी। और दूसरा होता है कि जागरूकता का अभाव होना। और तीसरा होता है रुको कि रुको रुको तो सही। अब मान लो कि कम उम्र में शादी हो गई तो उससे जनसंख्या में वृद्धि कैसे हो गई? सर, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट होता है वो 18 वर्ष के बाद ही बच्चों को पैदा होना चाहिए, लेकिन लड़कियों में से कई बार 17 साल या 16 साल में भी बच्चे पैदा हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जन्म दर का उच्च होना जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। अगर हम कहते हैं कि कम उम्र में किसी का विवाह होता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक लंबे समय तक फर्टिलिटी रेट को पैदा करेगा। ऐसा माना जाता है कि, मतलब ये आंकड़ा है, ऐसा माना जाता है कि जिस लड़की का विवाह 18 वर्ष से अधिक उम्र में होता है तो उसका अपने फर्टिलिटी पीरियड के अंदर वो लगभग 3 बच्चों को आसानी से जन्म दे सकती है। जिसका विवाह 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र में होता है उसके लिए 4 बच्चों को जन्म देना आसान होता है। और जिसकी शादी 13 साल से भी कम उम्र में हो
तो ये माना जाता है कि वो लगभग अपने फर्टिलिटी पीरियड में 5 बच्चों को आसानी से लगभग जन्म दे सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर विवाह कम उम्र में होता है, विवाह की आयु कम है या बाल विवाह जैसी चीजें प्रचलित है, तो उससे जन्म दर में वृद्धि होती है, यानी बर्थ रेट बढ़ता है, उसके कारण पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है। चलो ये तो एक कारण हुआ कि विवाह की आयु का कम होना, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि होती है और जिसके कारण पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा बताओ कोई। दूसरा कारण होता है सर लड़कियों में शिक्षा का अभाव होना। एजुकेशन का अभाव होना। एजुकेशन के अभाव का कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर एजुकेशन अभाव का मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं होती है ज्यादा, और उन्हें मतलब यही लगता है कि हमारा काम सिर्फ बच्चे पैदा करना और घर का काम करना ही होता है, तो उनकी वो शिक्षा के अभाव होने का मतलब जो विवाह के बंधन में पति और पत्नी है, दोनों में शिक्षा का अभाव होना और जागरूकता का अभाव होना। अगर दोनों में शिक्षा व जागरूकता का अभाव है तो ये सामान्यतः माना जाता है कि वो फिर वो नहीं समझते कि हम दो हमारे दो, वो फैमिली प्लानिंग को नहीं समझते, बच्चे दो ही अच्छे, ये वाला कंसेप्ट है वो नहीं समझते। हालांकि शोध में ये पाया गया था कि शिक्षा का प्रजनन दर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव या जागरूकता का अभाव बर्थ रेट को बढ़ाता है। बर्थ रेट का बढ़ना ही जनसंख्या में वृद्धि है। कुल मिलाकर अभी तक जो 2 पॉइंट बताए, एक शिक्षा का अभाव और दूसरा कम विवाह में आयु होना, दोनों का संदर्भ किससे है? उच्च प्रजनन दर या उच्च जन्म दर से ही है। और कोई? एक मिनट रुको पीयूष। हाँ युवराज बताओ। सर रूढ़िवादिता पर आधारित होकर परिवार नियोजन न अपनाया जाना। तो उससे क्या होगा? प्रजनन दर बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। ठीक है। और कोई कारण? सर सत्तात्मक होना। पुत्र प्राप्ति के कारण भाई लड़के की चाह में कई लड़कियां पैदा हो जाती हैं, हम भी अपने आसपास के समाज में देखें। चलो ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझ पाए। ठीक, जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि के पीछे मेन 3 कारण होते हैं। वो ठीक है कि हम लोग एग्जाम में लिखकर वैसे ही आएंगे जैसा कि सामान्यतः किताबों में दिया होता है कि कम उम्र में विवाह होना, शिक्षा व जागरूकता का अभाव होना, पुत्र की चाह होना, भौगोलिक कारण होना, जलवायु होना, वो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो कंसेप्ट है, जो वाक्य में जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ में 3 फैक्टर होते हैं। पहला, जन्म दर का उच्च होना। जन्म दर के उच्च होने का मतलब प्रजनन दर, ज्यादा रिप्रोडक्शन होना, ये कारण है जनसंख्या वृद्धि का। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि का केवल जन्म दर कारण नहीं है। मृत्यु दर में अगर गिरावट हो रही है, कम लोग मर रहे हैं, तो वो भी जनसंख्या में वृद्धि का एक कारण है। आप केवल ये नहीं कह सकते कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इससे जनसंख्या बढ़ रही है। कारण एक घटक मृत्यु दर का कम होना भी है। अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे पैदा हुए, 100 बुजुर्ग मर गए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 100 पैदा हुए, मरे 50 या मरे 20, तो वो भी तो एक कारण है। मृत्यु दर में का गिरावट होना या मृत्यु दर का निम्न होना, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक घटक होता। तीसरा घटक होता है प्रवास, माइग्रेशन। अगर आज मैं ये कहूं कि इंदौर की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है अलग अलग जिलों के बच्चों का, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का इंदौर में आना। तो उससे इंदौर की पॉपुलेशन में वृद्धि होना स्वाभाविक है। हालांकि प्रवास, माइग्रेशन जनसंख्या में वृद्धि करने में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता। लोग माइग्रेशन करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में, एक देश से दूसरे देश में,
जाते हैं, लेकिन प्रवास भी एक कारण माना जाता है जनसंख्या में वृद्धि का, पॉपुलेशन ग्रोथ का। आप जितने कारण बताओगे उसमें से ज्यादातर कारण जन्म दर के बारे में बताओगे, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम लोग डेमोग्राफी के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जनसांख्यिकी को पढ़ते हैं, तो उसमें एक टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, और जनसंख्या में के आकार में परिवर्तन 3 घटकों से होता है। पहला, जन्म दर का उच्च होना, मृत्यु दर का निम्न होना, और तीसरा जो माइनर होता है वो होता है प्रवास। 2 प्रमुख होते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। पैदा ज्यादा हो रहे हैं तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन उतने ही मर जाएं तो नहीं बढ़ेगी, तब तो बैलेंस बना रहेगा। 100 पैदा हुए 100 मर गए, कोई ग्रोथ, कोई माइनस ही चल रहा है, बराबर का ढांचा चल रहा है। अब पैदा 100 हो रहे हैं, मर 50 रहे हैं, तो मृत्यु दर में कमी होना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, एक घटक है। लेकिन सामान्यतः हम लोग इसको भूल जाते हैं। प्रवास है लेकिन वो माइनर है, बहुत सीमित मात्रा में लोगों का जो आवागमन होता है। चलो पहले इस सवाल को तो एज इट इज लिख लो, जो मैंने लिखवाया था कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो ये 2 पॉइंट लिख लो, फिर मैं समझाता हूं कि आगे। सर पीपीटी दिख नहीं रही सर। पीपीटी दिख नहीं रही? मुबारक हो। हाँ सर। सर 1 मिनट रुको। ठीक, तुमने तो वही बात कर दी, पूरी रामायण देख ली, उसके बाद पूछ रहे हो सीता किसका बाप था। ठीक है, सारा पढ़ लिया, उसके बाद पूछा जा रहा है कि पीपीटी नहीं दिख रही। ठीक, अब दिख रही है? हाँ सर देख रहे हैं। ठीक है, सर जो ज्योग्राफी में थे, डेमोग्राफी, वो ऐसे ही थे सेम। हाँ। थोड़ा सा सोशियोलॉजी टाइप का थोड़ा है। जनसांख्यिकी यानी जो डेमोग्राफी है वो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी दोनों में पढ़ा जाता है। अगर कोई भी मास्टर डिग्री करे इकोनॉमिक्स में या मास्टर डिग्री करे जियोग्राफी में, तो वहां पर एक पेपर के रूप में डेमोग्राफी को पढ़ा जाता है, पेपर होता है उसका। लेकिन सर सामान्यतः मतलब अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ा तो आप लोग यही मान के चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, यही जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या प्लस वृद्धि, जनसंख्या में बढ़ोतरी होना। तो हम सब यही मानते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी होने का कारण यह है कि बच्चे ज्यादा पैदा हो। अगर मर भी लोग कम रहे हैं तो वो भी एक बड़ा कारण है। अगर लोग दूसरे क्षेत्र से किसी दूसरे क्षेत्र में बस जाते हैं, परमानेंट बस जाते हैं, तो वो भी एक कारण है। अच्छा, ये जन्म दर, मृत्यु दर, ये प्रवास, ये तो आप लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा आने वाले 1-2 दिन में, जन्म मृत्यु समक, यानी जन्म से संबंधित जितने भी चीजें होंगी कि जन्म दर क्या होती है, कुल जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर के अंदर मृत्यु दर क्या होती है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है, वो सब आप लोग पढ़ेंगे। अभी बेशक नहीं पढ़ रहे, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में आप उस चीज को पढ़ेंगे। हाँ सरोज, कुछ पूछना चाह रही हो? हम किस संख्या वृद्धि से कुछ दर कुछ जन्म दर मृत्यु में निम्न दर हो रही है। आवाज अभी कम आ रही। स्पोर्ट में भी तो वही। हाँ सर जो जनसंख्या विस्फोट है उसमें भी जो जन्म दर है उच्च है और मृत्यु दर कम है, और जनसंख्या वृद्धि में भी कम है। हाँ, तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब अभी वो समझोगे कि जनसंख्या वृद्धि को हम हमेशा समझते हैं कि जनसंख्या का बढ़ना, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन।
और आकार में परिवर्तन हमेशा सकारात्मक हो ये जरूरी नहीं है, नकारात्मक भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा कहती है कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। अब वो आकार बढ़ सकता है, आकार कम हो सकता है, या आकार जैसा है वैसा ही बना रहे, ये मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल जनसंख्या का बढ़ना नहीं है, जनसंख्या का कम होना भी है, जनसंख्या का स्थिर रहना भी है, ये मतलब होता है। चलो अगला सवाल लिखना, शायद उससे समझ में आएगा। सवाल है जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा को समझाएं। जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा को समझाएं। यहां पर पीपीटी नहीं है, जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा को समझाएं। ये केवल समझने के लिए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में सवाल आए। हाँ 3 नंबर में सवाल आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, या जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या है। जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा को समझाएं। पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं 5-6 पॉइंट के अंदर। पहला, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि तीन प्रकार से हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार से हो सकती है, हाइफन डाल के, सकारात्मक, नकारात्मक अथवा स्थायी। सकारात्मक, नकारात्मक अथवा स्थायी, मतलब कंसेप्ट ये है। हालांकि हम लोग याद करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो दिमाग में तुरंत आता है कि वृद्धि का मतलब बढ़ना, ग्रोथ होना। लेकिन ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ शब्द ही पॉजिटिव है, तो इसलिए हमेशा हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ का मतलब पॉजिटिव। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन का मतलब कि अगर मान लीजिए कि पैदा ज्यादा लोग हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो इसका मतलब सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन अगर मान के चलिए कि पैदा होने वाले लोगों की संख्या कम है और मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो नकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। या फिर दोनों बराबर हैं, जितने पैदा हुए उतने मर गए, तो स्थायी भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और अस्थायी या अस्थायी। स्थायी पर स्थायी, अस्थायी नहीं, स्थायी। तीसरा, सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि में सकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। सामान्यतः सामान्यतः, तीसरा पॉइंट है, सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि में सकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है ज्यादातर। सामान्यतः जनसंख्या वृद्धि में सकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि 3 घटकों की क्रिया का परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि 3 घटकों की क्रिया का परिणाम है। पूर्ण विराम, इसी में लिखेगा यह घटक, हाइफन डाल के, जन्म, मृत्यु और प्रवास है। यह घटक जन्म, मृत्यु और प्रवास है।
लास्ट पॉइंट लिखेगा, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब नेचर, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एक क्षणिक स्थिति है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एक क्षणिक स्थिति है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि भूभाग सीमित होता है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि भूभाग सीमित होता है। ऐसा नहीं होता कि जनसंख्या हमेशा बढ़ती चली जाएगी, एक हद तक ही बढ़ सकती है। या तो जनता को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर जनता कंट्रोल नहीं करेगी तो कोई ना कोई महामारी, जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई, ऐसी ही पहले भी परिस्थिति आई थी, प्लेग आया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आपात, किसी प्रकार की आपदा, महामारी, अकाल, ये प्राकृतिक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ताकि जो पृथ्वी में संतुलन है वो बना रहे। और हमेशा ये माना जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि कोई परमानेंट नहीं होती, क्षणिक होती है, एक हद तक ही हो सकती है, क्योंकि भूभाग सीमित है। अगर मान लीजिए कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाए, लोग ही एक दूसरे को मार देंगे जब संसाधनों की कमी होने लगती है। अब मान लीजिए कि जितना खाद्यान्न पैदा होता है उसका 3 गुना जनसंख्या हो जाए, तो खाद्यान्न खाने के लिए ही लोग एक दूसरे को मार देंगे, पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन जितनी चाहे बढ़ती चली जाएगी, एक सीमा तक ही बढ़ती है, क्योंकि भूभाग या जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। चलो आज हम लोग इतना ही करेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे।